अस्सलामुअलैकुम। नेबोश आईजीसी कोर्स में खुशामदीद। आज हम वीडियो 3.5 देख रहे हैं जिसका उन्वान है रिस्क असेसमेंट पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने की टर्म्स समझे थे, हजार्ड, रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क असेसमेंट। आज हम रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा हम स्पेशल केसेस भी कवर करेंगे, यानी वो वल्नरेबल वर्कर्स जिन पर खास तवज्जो देनी होती है, जैसे यंग पर्सन्स, न्यू एंड एक्सपेक्टेड मदर्स, डिसेबल्ड वर्कर्स और लोन वर्कर्स। ये टॉपिक नेबोश एग्जाम में बहुत आता है, खास तौर पर हायरार्की ऑफ कंट्रोल और वल्नरेबल वर्कर्स के बारे में सवालात जरूर पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप 5 अहम चीजें समझ जाएंगे। पहली चीज, आप रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स जानेंगे। ये स्टैंडर्ड अप्रोच है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज, आप सीखेंगे कि मुख्तलिफ मेथड से हजार्ड्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तीसरी चीज, आप समझेंगे कि लाइकलीहुड और सिवेरिटी को यूज करके रिस्क कैसे इवोल्यूएट किया जाता है। चौथी चीज, आप हायरार्की ऑफ कंट्रोल समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कंट्रोल मेजर्स को किस तरतीब से अप्लाई करना चाहिए। और पांचवें चीज, आप स्पेशल केसेस जानेंगे, यंग पर्सन्स, न्यू एंड एक्सपेक्टेड मदर्स, डिसेबल्ड वर्कर्स और लोन वर्कर्स। रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स हैं, ये याद कर लें क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, यानी हैजर्ड्स की शनाख्त करें। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, यानी पता करें कि कौन लोग मुतासिर हो सकते हैं और कैसे। स्टेप 3, इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, यानी रिस्क का अंदाजा लगाएं और प्रिकॉशंस डिसाइड करें। स्टेप 4, रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम, यानी अहम फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करें और उन पर अमल करें। स्टेप 5, रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी, यानी जरूरत के मुताबिक रिव्यू और अपडेट करें। ये स्टैंडर्ड अप्रोच है जो जनरल रिस्क असेसमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होती है। आइए स्टेप 1 को डिटेल में समझते हैं, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स। इस स्टेप में आपको तमाम सिग्निफिकेंट हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं जो वर्क एक्टिविटीज और लोकेशन से एसोसिएटेड हों। एक अहम बात याद रखें, आपको दोनों तरह के हजार्ड्स इंक्लूड करने हैं, सेफ्टी हजार्ड्स भी और हेल्थ हजार्ड्स भी। सेफ्टी हैजर्ड्स वो हैं जो इमीडिएट फिजिकल इंजरी का सबब बन सकते हैं, मसलन वर्क एट हाइट, मूविंग व्हीकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, मैनुअल हैंडलिंग, टॉक्सिक केमिकल्स, डीप वाटर, नेकेड फ्लेम्स, एनिमल्स, वायलेंट पीपल। हेल्थ हैजर्ड्स वो हैं जो डिजीज या इल हेल्थ का सबब बन सकते हैं। ये अक्सर वक्त के साथ डेवलप होते हैं। उनमें शामिल हैं फिजिकल हजार्ड्स जैसे रेडिएशन, वाइब्रेशन, नॉइज, केमिकल हजार्ड्स जैसे लीड, सिलिका, बायोलॉजिकल हजार्ड्स जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, अर्गोनोमिक हजार्ड्स जैसे रिपेटिटिव मूवमेंट और साइकोलॉजिकल हजार्ड्स जैसे स्ट्रेस, ट्रॉमा। हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? 2 सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिलती हैं, मसलन एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, इल हेल्थ डेटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स, पहले की रिस्क असेसमेंट्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्शंस, ऑडिट रिपोर्ट्स, सेफ्टी कमिटी मीटिंग मिनट्स। एक्सटर्नल सोर्सेज वो हैं जो बाहर से मिलती हैं, मसलन नेशनल लेजिस्लेशन यानी मुल्की कानून, अप्रूव्ड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, HSE गाइडेंस, ISO और BSI स्टैंडर्ड्स, मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन, ट्रेड एसोसिएशन, सेफ्टी जर्नल्स, ILO और EU पब्लिकेशंस, ट्रेड यूनियंस, चैरिटीज। इंटरनल सोर्सेज आपको लोकल पिक्चर देते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। एक्सटर्नल सोर्सेज आपको स्टैंडर्ड्स और बिगर पिक्चर देते हैं कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करने के कई मेथड हैं। पहला मेथड है टास्क एनालिसिस। इसमें जॉब को स्टेप्स में तोड़ा जाता है और हर स्टेप पर हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इसका फायदा ये है कि हजार्ड्स काम शुरू होने से पहले ही स्पॉट हो जाते हैं। दूसरा मेथड है लेजिस्लेशन का इल्म। अगर आप जानते हैं कि आपके वर्क प्लेस पर कौन से लीगल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं तो हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। तीसरा मेथड है मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन। जब नई मशीनरी या इक्विपमेंट आती है तो इसके साथ इंस्ट्रक्शन बुक्स आती हैं। जब नई केमिकल्स आती हैं तो सेफ्टी डेटा शीट्स आती हैं। ये सब हजार्ड्स और सेफ यूज के बारे में बताते हैं।
चौथा मेथड है इंसिडेंट डेटा। इंटरनल एक्सीडेंट और नियर मिस रिकॉर्ड्स देखें। नेशनल स्टैटिस्टिक्स देखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग याद रखें, सिर्फ पूर्ली कंट्रोल्ड हजार्ड्स आइडेंटिफाई न करें, तमाम सिग्निफिकेंट हजार्ड्स आइडेंटिफाई करें। मसलन अगर ऑफिस में फायर एग्जिट के सामने बॉक्सेस पड़े हैं तो ये एक हजार्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, डीएससी और फायर भी हजार्ड्स हैं जो उसी ऑफिस में मौजूद हैं। सब आइडेंटिफाई करें। अब स्टेप 2 समझते हैं, आइडेंटिफाई हु मिट बी हार्म्ड। इस स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन लोग हजार्ड से मुतासिर हो सकते हैं। आपको इंडिविजुअल्स के नाम नहीं लिखने, जनरल ग्रुप्स या पॉपुलेशंस आइडेंटिफाई करने हैं। वर्कर्स या ऑपरेटर्स, ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली काम में इन्वॉल्व्ड हैं, करीब काम कर रहे हैं या गुजर रहे हैं। मेंटेनेंस स्टाफ, ये लोग अक्सर नॉर्मल सेफगार्ड्स हटाते हैं क्योंकि मेंटेनेंस वर्क की नौयत ऐसी होती है, उनका रिस्क ज्यादा होता है। क्लीनर्स, ये भी सेफगार्ड्स हटा सकते हैं, अक्सर ये अकेले काम करते हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाहर काम करते हैं, तो लोन वर्किंग भी इशू है। कॉन्ट्रैक्टर्स, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं या एम्प्लॉयज के साथ, ये रिस्क क्रिएट भी करते हैं और रिस्क फेस भी करते हैं। विजिटर्स, ये काम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी सर्टेन रिस्क से एक्सपोज्ड हैं, जैसे फायर। मेंबर्स ऑफ पब्लिक, ये वर्कप्लेस के करीब हो सकते हैं। ट्रेसपासर्स भी शामिल हैं, खास तौर पर बच्चे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स या रेलवे लाइंस पर खेल सकते हैं। अब स्टेप 3 की तरफ आते हैं, इवैल्यूएट रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले एक सवाल का जवाब देना है, क्या रिस्क की लेवल एक्सेप्टेबल है या उसे रिड्यूस करने की जरूरत है। रिस्क को समझने के लिए 2 चीजें देखनी है, लाइक्लीहुड यानी कितना प्रोबेबल है कि हार्म होगा, और सिवेरिटी यानी अगर हार्म हुआ तो इंजरी कितनी सीरियस होगी। हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में भी समझें। अक्यूट इफेक्ट्स वो हैं जो शॉर्ट टर्म और इमीडिएट हों, मसलन हाई कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर से फौरन बेहोशी और मिनटों में मौत। क्रॉनिक इफेक्ट्स वो हैं जो लॉन्ग टर्म हों, रूटीन एक्सपोजर से वक्त के साथ हों, मसलन सालों तक नॉइज एक्सपोजर से हीरिंग लॉस। रिस्क रेटिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, रिस्क बराबर है लाइक्लीहुड ज़रब सेवेरिटी। इसके लिए एक स्केल इस्तेमाल होती है। लाइक्लीहुड के लिए 1 यानी एक्सट्रीमली अनलाइकली, 2 यानी अनलाइकली, 3 यानी पॉसिबल, 4 यानी लाइकली, 5 यानी वेरी प्रोबेबल। सेवेरिटी के लिए 1 यानी वेरी माइनर इंजरी, 2 यानी फर्स्ट एड इंजरी, 3 यानी लॉस्ट टाइम इंजरी, 4 यानी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, 5 यानी डिसेबलिंग इंजरी। एक मिसाल देखें, एक ट्रेलिंग इलेक्ट्रिकल कॉर्ड है जो बिजी कॉरिडोर में है, लाइक्लीहुड है 5 यानी वेरी प्रोबेबल कि कोई ट्रिप करेगा। सिवेरिटी है 4 यानी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, तो रिस्क रेटिंग है 5 ज़रब 4 बराबर 20। वही कोड अगर रेयरली विजिटेड प्लांट रूम में हो जहां कोई जाता ही नहीं, तो लाइक्लीहुड है 1 यानी एक्सट्रीमली अनलाइकली। सिवेरिटी वही 4 है, तो रिस्क रेटिंग है 1 ज़रब 4 बराबर 4। देखें, वही हजार्ड है लेकिन लोकेशन मुख्तलिफ है तो रिस्क मुख्तलिफ है। रिस्क मैट्रिक्स एक यूजफुल टूल है जो रिस्क लेवल्स को विजुअलाइज करने में मदद करती है। मैट्रिक्स में लाइक्लीहुड नीचे से ऊपर जाती है और सिवेरिटी बाएं से दाएं जाती है। जहां दोनों मिलती हैं वहां रिस्क रेटिंग आती है। कलर कोडिंग आमतौर पर इस्तेमाल होती है। ग्रीन यानी 1 से 4 तक लो रिस्क है, इसमें कंट्रोल्स मॉनिटर करें और मेंटेन करें। येलो यानी 5 से 9 तक मीडियम रिस्क है, इसमें एडिशनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करें। ऑरेंज यानी 10 से 16 तक हाई रिस्क है, इसमें प्रायोरिटी एक्शन रिक्वायर्ड है। रेड यानी 17 से 25 तक वेरी हाई रिस्क है, इसमें इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है। ये कलर कोडिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जनरल प्रिंसिपल यही है। न्यूमेरिकल रिस्क रेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने के कई फवायद हैं। पहला फायदा है क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग। जब आपको नंबर्स असाइन करने होते हैं तो आप ज्यादा केयरफुली सोचते हैं लाइक्लीहुड और सिवेरिटी के बारे में। दूसरा फायदा है कंसिस्टेंसी। मुख्तलिफ लोग इस सिस्टम को यूज करें तो सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरा फायदा है प्रायोरिटाइजेशन। जो नंबर ज्यादा है वो रिस्क ज्यादा है, वो प्रायोरिटी ज्यादा है, आसानी से रैंक कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें,
अगर क्लियर लीगल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं तो स्कोरिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती। इस सूरत में सिर्फ एक सवाल मैटर्स, क्या हम वो कर रहे हैं जो लॉ रिक्वायर करता है। हमेशा लेजिस्लेशन, कोड्स ऑफ प्रैक्टिस और अथॉरिटीज की गाइडेंस चेक करें। अब हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल मेजर्स को एक खास तरतीब से अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे इफेक्टिव है, फिर इसके बाद वाला और आखिर में जो सबसे कम इफेक्टिव है। पहली प्रायोरिटी है एलिमिनेशन, ये सबसे इफेक्टिव है। दूसरी प्रायोरिटी है सब्स्टिट्यूशन। तीसरी प्रायोरिटी है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। चौथी प्रायोरिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। पांचवें और आखिरी प्रायोरिटी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई। ये सबसे कम इफेक्टिव है। ये तरतीब क्यों है? क्योंकि ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से वर्कर्स हमेशा परफेक्टली बिहेव नहीं करते। वर्कर्स रूल्स तोड़ते हैं और एरर्स करते हैं। टेक्निकल कंट्रोल्स ज्यादा रिलायबल हैं बिहेवियरल कंट्रोल्स से। पीपीई पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि वर्कर उसे करेक्टली यूज करे। आइए एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। एलिमिनेशन का मतलब है हैज़ार्ड को कंप्लीटली रिमूव कर देना। जब हैज़ार्ड ही नहीं रहेगा तो रिस्क भी खत्म हो जाएगा। मिसाल, एक वर्कशॉप है जो वेल्डिंग करती है। वेल्डिंग के साथ फायर और फ्यूम्स के हजार्ड्स हैं। अगर वेल्डिंग बंद कर दें और प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स बाहर से खरीद लें तो ये हजार्ड्स खत्म हो जाएंगे। दूसरी मिसाल, हॉइस इस्तेमाल करें तो मैनुअल हैंडलिंग एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन एलिमिनेशन की लिमिटेशन ये है कि उसे ज्यादातर वर्कप्लेस एक्टिविटीज पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। हर चीज एलिमिनेट नहीं हो सकती। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हजार्ड को किसी कम हजार्डस चीज से रिप्लेस कर देना। मिसाल, एक टॉक्सिक केमिकल है जो लीथल है स्मॉल डोसेस में, उसे इरिटेंट केमिकल से रिप्लेस कर दें जो अभी भी हजार्डस है लेकिन फार लेस हजार्डस है। दूसरी मिसाल, बॉक्सेस हाथ से उठाने की बजाय सैक ट्रक इस्तेमाल करें। मैनुअल हैंडलिंग खत्म नहीं होता लेकिन रिस्क कम हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिस्क रिड्यूस करता है लेकिन एलिमिनेट नहीं करता। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल समझते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में इंजीनियरिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल होती है ताकि हजार्ड से एक्सपोजर प्रिवेंट हो। इसकी कई टाइप्स हैं। पहली टाइप है आइसोलेशन या टोटल एनक्लोजर। इसमें हजार्ड को फिजिकली आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि कोई एक्सपोज न हो। मिसाल, नॉइजी मशीन के गिर्द अकूस्टिक एनक्लोजर लगा देना, मशीन गार्ड्स लगाना, डस्टी प्रोसेस को टोटली एनक्लोज कर देना। दूसरी टाइप है सेपरेशन या सेग्रीगेशन। इसमें हैज़ार्ड को इनएक्सेसिबल लोकेशन में रख दिया जाता है। मिसाल, ओवरहेड केबल्स जो रीच से बाहर हैं। तीसरी टाइप है पार्शियल एनक्लोजर। इसमें वर्कर रीच कर सकता है लेकिन प्रोटेक्टेड है। मिसाल, फ्यूम हुड जिसमें केमिकल्स हैंडल की जाती हैं। एयर एक्सट्रैक्ट होती है ताकि कंटामिनेंट वर्कर से दूर जाए। चौथी टाइप है सेफ्टी डिवाइसेस। ये इंश्योर करते हैं कि आइटम करेक्टली यूज हो। मिसाल, इंटरलॉक स्विचेस जो मशीन को चलने नहीं देते जब गार्ड ओपन हो। की प्रिंसिपल ये है कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस फिजिकल मींस से हजार्ड से एक्सपोजर प्रिवेंट करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल समझते हैं। ये प्रोसीजर्स और बिहेवियर पर रिलाई करते हैं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एक फॉर्मल प्रोसीजर है जो सेफ वर्किंग मेथड डिफाइन करती है। ये हैजार्ड्स एलिमिनेट करती है या उनसे एसोसिएटेड रिस्क मिनिमाइज करती है। परमिट टू वर्क हाई रिस्क वर्क को कंट्रोल करने का एक तरीका है। इसमें रिटन परमिट होता है। रिड्यूस एक्सपोजर का मतलब है वर्कर का हजार्ड से एक्सपोजर कम करना। जितना कम वक्त एक्सपोज्ड इतना कम रिस्क। डोज इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आधा वक्त इक्वल्स आधी डोज। ये नॉइज, वाइब्रेशन, रेडिएशन, केमिकल सब पर अप्लाई होता है। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग से कॉम्पिटेंट वर्कर्स बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरविजन से मैनेजमेंट वर्कर्स को चेक करती है और बिहेवियर कंट्रोल करती है। सुपरविजन का मतलब हमेशा कांस्टेंट ओवरसाइट नहीं, ओकेजनल कॉन्टैक्ट एट सूटेबल इंटरवल्स भी काफी हो सकता है। रिमोट सुपरविजन भी पॉसिबल है। सेफ्टी साइंस एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी है प्रोहिबिशन। ये डेंजरस बिहेवियर रोकते हैं। सर्कल शेप है जिसमें डायगोनल बार है। ब्लैक ऑन व्हाइट कलर्स हैं, रेड बॉर्डर और रेड बार के साथ। मिसाल, नो स्मोकिंग। दूसरी कैटेगरी है वार्निंग।
ये पार्टिकुलर हजार्ड के बारे में बताते हैं। ट्रायंगल शेप है, ब्लैक ऑन येलो कलर्स हैं, ब्लैक बॉर्डर के साथ। मिसाल, फॉकलिफ्ट ट्रक्स ऑपरेटिंग। तीसरी कैटेगरी है मैंडेटरी, ये स्पेसिफिक एक्शन की इंस्ट्रक्शन देते हैं। सर्कल शेप है, व्हाइट ऑन ब्लू कलर है। मिसाल, आई प्रोटेक्शन मस्ट बी वॉर्न। चौथी कैटेगरी है सेफ कंडीशन, ये सेफ प्लेसेस आइडेंटिफाई करते हैं। रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप है, व्हाइट ऑन ग्रीन कलर है। मिसाल, इमरजेंसी एग्जिट। पांचवें कैटेगरी है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, ये फायर इक्विपमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप है, व्हाइट ऑन रेड कलर है। मिसाल, फायर एक्सटिंग्विशर। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें, साइंस पर पिक्टोग्राम्स होने चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट नहीं। ये लैंग्वेज बैरियर्स, इलिटरेसी, लर्निंग डिफिकल्टीज ओवरकम करते हैं। और साइंस को ट्रेनिंग में इंक्लूड करें क्योंकि वर्कर्स को शायद मीनिंग ना पता हो। अब पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट समझते हैं। ये हियरार्की में लास्ट रिजॉर्ट है। पीपीई तब इस्तेमाल करें जब दूसरे कंट्रोल्स एडिक्वेटली रिस्क रिड्यूस ना कर सके। मिसालें हैं एयर डिफेंडर्स, ग्लव्स, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन। पीपीई के बेनिफिट्स है, ये इंडिविजुअल वर्कर को प्रोटेक्ट करता है, निस्बतन चीप है, इम्प्लीमेंट करना आसान है। लेकिन पीपीई की लिमिटेशंस ज्यादा हैं। सिर्फ वेयर को प्रोटेक्ट करता है, दूसरों को नहीं। वर्कर पर रिलाई करता है कि वो करेक्टली पहने, अनकंफर्टेबल हो सकता है, काम में इंटरफेयर कर सकता है, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट चाहिए, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकता है। की पॉइंट ये है कि पीपीई सबसे कम इफेक्टिव है क्योंकि ये पूरी तरह वर्कर बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर वर्कर ने नहीं पहना तो कोई प्रोटेक्शन नहीं। अब रेसिडुअल रिस्क समझते हैं। रेसिडुअल रिस्क की डेफिनेशन है वो रिस्क जो कंट्रोल मेजर्स लगाने के बाद भी बाकी रहे। रेसिडुअल रिस्क की 3 लेवल्स हैं। एक्सेप्टेबल यानी लो रेसिडुअल रिस्क, एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स एडिक्वेट है, मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं। टॉलरेबल यानी एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन टेम्पोररीली टॉलरेट किया जा सकता है। इंटरिम कंट्रोल्स लगाएं जब तक परमानेंट सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट ना हो जाएं। अनएक्सेप्टेबल यानी रिस्क लेवल बहुत ज्यादा है, काम जारी नहीं रह सकता, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है। प्रायोरिटी और टाइम स्केल में फर्क समझें। प्रायोरिटी का मतलब है रिलेटिव इंपॉर्टेंस या अर्जेंसी जो रिस्क लेवल से लिंक्ड है। टाइम स्केल का मतलब है करेक्टिव एक्शन के लिए दिया गया वक्त। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई सिंपल लो कॉस्ट रेमेडी है तो उसे फौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे रिस्क लो हो। इंस्पेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आसान चीज में भी डिले की जाए। अब स्टेप 4 समझते हैं। रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट। रिस्क असेसमेंट के सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करने हैं। क्या रिकॉर्ड करना है? एक्टिविटी या एरिया जो असेस की गई, सिग्निफिकेंट हैजर्ड्स जो आइडेंटिफाई हुए, ग्रुप्स जो एट रिस्क हैं, खास तौर पर जो स्पेशली एट रिस्क हैं, रिस्क्स का इवैल्यूएशन, एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स, फर्दर प्रिकॉशंस जो नीडेड हैं यानी एक्शन प्लान, असेसमेंट की डेट और असेसर का नाम, रिव्यू डेट। फॉर्मेट के बारे में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस अपना एप्रोप्रिएट फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकती हैं, लेकिन रिकॉर्डेड होना जरूरी है। ज्यादातर ममालिक में ये लीगल रिक्वायरमेंट है और इम्प्लीमेंटेड होना भी जरूरी है। सिर्फ रिकॉर्ड करना और कुछ ना करना पॉइंटलेस है। अब स्टेप 5 समझते हैं, रिव्यू एंड अपडेट। रिस्क असेसमेंट को कब रिव्यू करना चाहिए? पहला ट्रिगर, जब सस्पेक्ट हो कि असेसमेंट अब वैलिड नहीं रही, मसलन किसी हजार्ड के बारे में नई इंफॉर्मेशन आ गई हो। दूसरा ट्रिगर, सिग्निफिकेंट चेंज हो जाए, मसलन नई इक्विपमेंट आ गई, नया प्रोसेस शुरू हो गया, नई सब्सटेंसेस इस्तेमाल होने लगे। तीसरा ट्रिगर, कोई इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट या नियर मिस से नई इंफॉर्मेशन रिवील हुई हो। चौथा ट्रिगर, पीरियोडिकली, रेगुलर स्केड्यूल रिव्यूज। क्या क्या बदल सकता है जो रिव्यू की जरूरत हो? न्यू मशीनरी से नए हजार्ड्स, न्यू वर्कर्स से डिफरेंट ट्रेनिंग नीड्स, न्यू लेजिस्लेशन से डिफरेंट लीगल स्टैंडर्ड्स, बिल्डिंग ऑल्टरेशन से चेंज लेआउट्स या एस्केप रूट्स। अब हम स्पेशल केसेस की तरफ आते हैं, यानी वल्नरेबल वर्कर्स। कभी कभी रिस्क असेसमेंट को स्पेसिफिक पर्सन्स या ग्रुप्स पर फोकस करना पड़ता है जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। 4 स्पेशल केसेस हैं जो हम कवर करेंगे।
यंग पर्सन्स यानी नौजवान, ये वल्नरेबल हैं क्योंकि उनमें एक्सपीरियंस की कमी होती है, इमैच्योरिटी होती है, पुअर रिस्क परसेप्शन होता है। न्यू एंड एक्सपेक्टेड मदर्स यानी हामिला खवातीन और नई माएं, ये वल्नरेबल हैं क्योंकि सर्टेन हजार्ड्स माँ और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डिसेबल्ड वर्कर्स यानी माजूर कारकुन, ये वल्नरेबल हैं क्योंकि पार्टिकुलर हजार्ड्स उनके लिए ज्यादा रिस्क प्रेजेंट कर सकते हैं। लोन वर्कर्स यानी अकेले काम करने वाले, ये वल्नरेबल हैं क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाए तो इमीडिएट हेल्प अवेलेबल नहीं होती। इन ग्रुप्स के लिए अक्सर स्पेसिफिक लीगल प्रोटेक्शंस होती हैं। आइए यंग पर्सन्स को डिटेल में समझते हैं। यंग पर्सन की डेफिनेशन अक्सर लोकल लॉ डिफाइन करता है। यूके में 18 साल से कम उम्र कोई भी यंग पर्सन है। यंग पर्सन ज्यादा वल्नरेबल क्यों हैं? कई वजूहात हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, पहले कभी वर्क प्लेस में काम नहीं किया। फिजिकल और मेंटल इमेच्योरिटी, अभी डेवलप हो रहे हैं। पुअर रिस्क परसेप्शन, डेंजर्स रिकॉग्नाइज नहीं करते। पीयर प्रेशर इन्फ्लुएंस, बड़े वर्कर्स के साथ फिट इन होना चाहते हैं। ईगर टू प्लीज, कैपेबिलिटी से ज्यादा टास्क्स ले लेते हैं। लेस डेवलप्ड कम्युनिकेशन, सवालात नहीं पूछते, प्रॉब्लम्स रिपोर्ट नहीं करते। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट्स करें, यंग पर्सन को स्पेसिफिकली कंसिडर करते हुए। हाई रिस्क एक्टिविटीज प्रोहिबिट करें, जैसे कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी ऑपरेट करना। वर्क पैटर्न्स रिस्ट्रिक्ट करें, यानी नो नाइट शिफ्ट्स, नो एक्सेसिव ओवरटाइम। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और सुपरविजन दे। मेंटर्स प्रोवाइड करें, हेल्थ सर्वेलेंस करें। अब न्यू एंड एक्सपेक्टेड मदर्स को समझते हैं। डेफिनेशन, हामिला ख्वातीन और नई माएं जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या जिन्हें बच्चे की पैदाइश के 6 महीने से कम हुए हों, ये ज्यादा वल्नरेबल क्यों हैं? बहुत से हजार्ड्स माँ और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस में मिसकैरेज, बर्थ डिफेक्ट्स, बच्चे में इल हेल्थ शामिल हैं। उमूमन स्पेसिफिक लॉज अप्लाई होते हैं। कौन से हैजर्ड्स खास कंसर्न है? फिजिकल हैजर्ड्स जैसे मैनुअल हैंडलिंग, लंबे अरसे तक खड़े रहना, वाइब्रेशन। केमिकल हैजर्ड्स जैसे लीड, सर्टेन सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स जैसे सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीजेस। वर्किंग कंडीशंस जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सेसिव नॉइज। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? जब प्रेगनेंसी रिपोर्ट हो तो स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट करें। अगर करंट वर्क रिस्क पोज करे तो टाइप ऑफ वर्क चेंज करें। अगर नीडेड हो तो आवर्स ऑफ वर्क चेंज करें। अगर कोई सेफ ऑल्टरनेटिव वर्क अवेलेबल न हो तो वर्क प्लेस से सस्पेंड करें। याद रखें, एंटी डिस्क्रिमिनेशन और एम्प्लॉयमेंट लॉ भी कंसिडर करें। अब डिसेबल्ड वर्कर्स को समझते हैं। प्रिंसिपल ये है कि माजूर लोग पर्टिकुलर हजार्ड से ज्यादा रिस्क पर हो सकते हैं, डिसेबिलिटी की नेचर और एक्सटेंट के हिसाब से। एक मिसाल से समझें, एक विजुअली इम्पेयर्ड वर्कर है। वो अपने वर्क स्टेशन पर नॉर्मल वर्क आराम से कर सकता है, लेकिन फायर की सूरत में अनफेमिलियर एस्केप रूट से इवैक्यूएट करने में मुश्किल हो सकती है। सॉल्यूशन ये है कि एक इवैक्यूएशन बडी यानी असिस्टेंट प्रोवाइड करें जो इवैक्यूएशन में मदद करे। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? बाद जॉब्स के लिए हेल्थ और फिटनेस क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करें और स्टाफ को इवैल्यूएट करें। स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज के इम्प्लीकेशंस कंसिडर करें कि एडिशनल रिस्क्स क्या हैं। रीजनेबल एडजस्टमेंट्स करें ताकि सेफ वर्किंग इनेबल हो। इमरजेंसी प्रोसीजर्स रिव्यू करें कि सब इवैक्यूएट कर सकें। याद रखें, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन भी हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ के साथ कंसिडर करें। अब लोन वर्कर्स को समझते हैं। लोन वर्कर की डेफिनेशन, वो लोग जो पीरियड्स के लिए इंटायरली अलोन काम करते हैं या वो जो कॉलीग्स के साथ नहीं हैं जिन पर रिलाई कर सकें। मिसालें देखें, सर्विस इंजीनियर जो 4 घंटे अकेले प्लांट रूम में मशीनरी सर्विस कर रहा है। हेल्थ केयर वर्कर जो कम्युनिटी में ट्रैवल करके पेशेंट्स को विजिट कर रही है। सिक्योरिटी गार्ड जो रात को अकेले प्रेमिसेस पेट्रोल कर रहा है। शॉप वर्कर जो छोटी रिटेल आउटलेट में अकेले काम कर रही है। लोन वर्कर्स ज्यादा वल्नरेबल क्यों हैं? वायलेंस का रिस्क ज्यादा है, खास तौर पर अगर पब्लिक से एक्सपोज्ड हो, कम्युनिटी में ट्रैवल करें, वायलेंट पीपल के साथ काम करें। इंजरी या इलनेस की सूरत में हेल्प के लिए कोई नहीं। बाज काम अकेले करना अनसूटेबल है, जैसे कन्फाइंड स्पेस एंट्री। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? लोन वर्किंग को स्पेसिफिकली रिस्क असेस करें। कम्युनिकेशन सिस्टम्स एस्टैब्लिश करें, जैसे रेगुलर चेक-इन्स,
पैनिक अलार्म्स। सर्टेन टास्क्स प्रोहिबिट करें जो अलोन करना टू डेंजरस है। ट्रेनिंग दें कि सिचुएशंस हैंडल कैसे करें। लोन वर्कर प्रिकॉशंस पर मोर डिटेल एलिमेंट 5 में कवर होगी। आइए अब इस वीडियो का खुलासा करते हैं। 5 स्टेप्स हैं। गेन हैजार्ड्स आइडेंटिफाई करें। 2 पीपल आइडेंटिफाई करें। 3 रिस्क एवेल्युएट करें। 4 फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करें। 5 रिव्यू करें। स्टेप 1 में तमाम सिग्निफिकेंट हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करें, सेफ्टी और हेल्थ दोनों। स्टेप 2 में वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, विजिटर्स, पब्लिक सब कंसिडर करें। स्टेप 3 में रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी फॉर्मूला यूज करें। हायरार्की ऑफ कंट्रोल फॉलो करें। हायरार्की है एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, फिर पीपीई। स्टेप 4 में सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करें और इम्प्लीमेंट करें। स्टेप 5 में चेंज के बाद, इंसिडेंट के बाद पीरियोडिकली रिव्यू करें। स्पेशल केसेस में यंग पर्सन्स, न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स, डिसेबल्ड वर्कर्स, लोन वर्कर्स शामिल हैं। उनके लिए स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट जरूरी है। आखिर में 5 की टेकअवेज याद रखें। पहला, 5 स्टेप सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करते हैं रिस्क असेसमेंट के लिए, उनको फॉलो करें। दूसरा, तमाम सिग्निफिकेंट हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करें, सिर्फ पोली कंट्रोल्ड हैजार्ड्स नहीं, वेल कंट्रोल्ड हैजार्ड्स भी इंक्लूड करें। तीसरा, स्टेप 3 में रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी मैट्रिक्स यूज करें कंसिस्टेंसी के लिए। चौथा, हायरार्की ऑफ कंट्रोल फॉलो करें, एलिमिनेट फर्स्ट, पीपी लास्ट, ये तरतीब याद रखें। पांचवा, वल्नरेबल वर्कर्स को स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट्स चाहिए। यंग पर्सन्स, एक्सपेक्टेंट मदर्स, डिसेबल्ड वर्कर्स, लोन वर्कर्स पर खास तवज्जो दें। अगली वीडियो में हम द मैनेजमेंट ऑफ चेंज कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।